जब आदित्य ने सुना कि नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होने में केवल 3 घंटे बचे हैं, तो वह थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में 3 दिन बिताए हैं। फिर वह अपने व्यंजन खाने लगा और कुछ देर तक मदिरा पीने का आनंद लिया। फिर अपने बिल चुकाए और रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। उसने एक व्यक्ति से सिंह परिवार के नीलामी घर का पता पूछा और सीधे सिंह परिवार के नीलामी घर में चले गए। इस बीच सिंह परिवार के नीलामी घर ने मेहमानों को प्रवेश की अनुमति देना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि नीलामी शुरू होने में अभी भी कुछ समय था। नीलामी घर के दरवाजे पर सेवकों की एक पंक्ति खड़ी थी। आदित्य अभी नीलामी के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि एक खूबसूरत अटेंडेंट आगे आई और उसका अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक पूछा, सर, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप बोली लगाने या बेचने के लिए यहां आए हैं? दोनों। मेरा मतलब है कि मेरे पास बेचने के लिए कुछ है। चूंकि यह बहुत कीमती है, इसलिए कृपया अपने मैनेजर को बुलाएं। आदित्य ने सुंदर अटेंडेंट से कहा। सर, कृपया मेरे पीछे आइए। आदित्य की बात सुनकर अटेंडेंट का रवैया और भी विनम्र हो गया। वह आदित्य को नीलामी घर में ले गई और उसे एक छोटे से कमरे में ले गई। इस कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी और मेज के चारों ओर कुर्सियां रखी हुई थीं। आदित्य को बैठने और इंतजार करने के लिए कहकर वह चली गई। कुछ देर बाद वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ वापस आती है, जो उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह अधेड़ उम्र का आदमी आदित्य के सामने आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, सर, मैं इस नीलामी घर का मैनेजर हूं। मेरा नाम विराज सिंह है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या बेचना चाहते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात सुनकर आदित्य ने अपना सिर हिलाया और नीलामी घर के मैनेजर के सामने 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन रख दिए। मेज पर निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स को देखकर मैनेजर विराज सिंह की आंखें चमक उठीं। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन! विराज सिंह ने मेज से एक स्पिरिट स्टोन लिया और आश्चर्य से जोर से बोले। जब आदित्य नीलामी घर में आ रहा था, तो उसने पहले से ही 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की नीलामी करके कुछ पैसे कमाने के बारे में सोच लिया था। आखिरकार स्पिरिट स्टोन बहुत ही आकर्षक होते हैं। वह स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके यहां कुछ भी नहीं खरीद सकता। सर, क्या आप इन स्पिरिट स्टोन को हमें सिन्हा परिवार के नीलामी घर को बेच सकते हैं? हम इसकी मूल कीमत के अनुसार 10,000 सोने के सिक्के देंगे। विराज सिंह ने आदित्य से पूछा, उसे कुछ उम्मीद से देखते हुए। नहीं, मैं उन्हें नीलाम करना चाहता हूं। आदित्य ने बिना कुछ सोचे उसे अस्वीकार कर दिया। क्या मजाक है! अगर नीलामी में रखे गए ये 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन 10,000 से अधिक सोने के सिक्कों में बिक सकते हैं, तो वह उन्हें नीलामी घर को क्यों बेचेगा? ओह, ठीक है, विराज सिंह ने निराशा में कहा। सर को हमारे वीआईपी कमरे में ले जाओ और उसकी अच्छी तरह से सेवा करो, विराज सिंह ने अटेंडेंट से कहा। हाँ, कृपया मेरे पीछे आइए सर। यह कहने के बाद उस खूबसूरत अटेंडेंट ने मुझे दूसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी कमरे का रास्ता दिखाया। आदित्य की पीठ देखकर विराज सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह लड़का किस परिवार का है जो 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को सीधे नीलामी के लिए ले जा रहा है? अटेंडेंट आदित्य को दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गई। यह कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था, जिससे आरामदायक एहसास हुआ। कमरा बहुत बड़ा था और 10 लोगों के समूह के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा था। वह यहां अकेला व्यक्ति था। आदित्य कमरे में इधर उधर घूमता रहा और कमरे की खिड़की से वह नीचे नीलामी मंच को देख पाया, जो बेहद सुविधाजनक था। उसके सोफे पर बैठने के बाद अटेंडेंट ने आदित्य के लिए गर्म चाय डालना शुरू कर दिया। फिर कुछ जलपान तैयार किया और फिर कहा, सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे बुलाएं। मेरा नाम सुमन है और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी। यह कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की खिड़की से लोगों को बड़े कदमों से हॉल में आते और अपनी सीट ढूंढते हुए देखा जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक लोग आने लगे। कुछ ही देर में हॉल लोगों की भीड़ से भर गया। हॉल में प्रत्येक सीट का मूल्य 100 चांदी के सिक्के हैं
और वहां लगभग 1000 सीटें हैं। सिंह परिवार का यह नीलामी घर हॉल में सीटों से ही 1 लाख चांदी के सिक्के प्राप्त करने में सक्षम है, और वहां प्राइवेट कमरे भी हैं। पूरे नीलामी घर की सीटों से ही यह सिंह परिवार तब तक पैसे प्राप्त करने में सक्षम होगा जब तक कि उनके हाथ नरम न हो जाएं। आदित्य आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कुछ ही देर में आदित्य ने एक खूबसूरत महिला को नीलामी मंच पर धीरे धीरे चलते हुए देखा। नीलामी शुरू होने वाली थी। हमारे सिंह परिवार के नीलामी घर में आप सभी का स्वागत है। मैं इस नीलामी का मुख्य नीलामी करता हूं। एक फूलदार आवाज गूंजी और हॉल का ध्यान अपनी ओर खींचा। मंच पर लगा पर्दा धीरे धीरे एक तरफ खिसकाया गया, जिससे एक खूबसूरत महिला सामने आई। उस महिला ने तुरंत भीड़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह लगभग 25 साल की लग रही थी। उसकी सुंदर पतली आंखें और सुंदर चेहरा बेहद आकर्षक था। उसके बारे में सबसे खास बात थी उसके स्किन टाइट कपड़े। वे काफी लो कट थे, जिससे लोग उसके नीचे की कोमल त्वचा को देख सकते थे। अगर इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी गहरी क्लीवेज, जो लोगों को अंदर कूदने के लिए आमंत्रित करती प्रतीत होती थी। लोग उसे भूखे भेड़िए की तरह देख रहे थे। वह महिला भीड़ की प्रतिक्रिया से परिचित लग रही थी और उसे कोई असहजता महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय उसने बड़े गर्व से घोषणा की, मैं रिया सिंह हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैंने इस बार की नीलामी की जिम्मेदारी संभाली है। यह कहने के बाद रिया सिंह ने शालीनता से थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। नीचे खड़ी भीड़ में तुरंत ही भारी हंगामा मच गया। दृश्य को देखते हुए हर कोई पहले से ही रिया सिंह की गति का अनुसरण कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अब नीलामी शुरू होती है। रिया सिंह के बातों का पालन करते हुए एक लड़की अपने हाथ में एक बड़ी ट्रे लेकर, जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी, मंच पर आई। जब छोटी लड़की ने लाल कपड़ा उठाया तो ट्रे पर रखी वस्तु सभी की आंखों के सामने आ गई। यह क्रिम्सन कवच था। रिया सिंह की आकर्षक आवाज गूंजी, यह लाल कवच पूरी तरह से पवन तांबे से बना है। यह एक प्रसिद्ध शिल्पकार का बनाया हुआ कवच है और इसकी सुरक्षा चौंकाने वाली है। यह एक उच्च श्रेणी का सामान्य हथियार है। यह लाल रंग का कवच इस बार हमारा पहला आइटम है। न्यूनतम मूल्य 5000 चांदी के सिक्के निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बोली पिछली बोली से कम 1000 चांदी के सिक्के अधिक होनी चाहिए। अब बोली शुरू करो। 5000 चांदी के सिक्के, 6000 से 10,000 चांदी, 10,100 चांदी के सिक्के। अनगिनत बोली तुरंत ही कार्रवाई में जुट गए। लेकिन नीलामी अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए सभी अभी भी बहुत संयमित थे। आदित्य अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। यह लाल कवच निश्चित रूप से 20,000 चांदी के सिक्कों से अधिक में बेचा जाएगा। यही कारण था कि रिया सिंह ने इतनी कम शुरुआती कीमत रखी थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि धीरे धीरे सभी को लुभाया जा सके और धीरे धीरे सभी का मूड उत्तेजित किया जा सके। युद्ध में मुख्य बात प्रतिद्वंद्वी को मारना था, लेकिन बचाव भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बोली लगाने वाले धीरे धीरे इस लाल कवच की कीमत बढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कवच वास्तव में एक उच्च स्तरीय सामान्य हथियार था। साधना कौशलों की तरह हथियारों को भी सामान्य हथियारों और आत्मा हथियारों में विभाजित किया जाता है और उन्हें आगे निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय हथियारों में विभाजित किया जाता है। एज्योर ड्रैगन देश में निम्न स्तरीय स्पिरिट हथियार पहले से ही बहुत दुर्लभ है। मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय स्पिरिट हथियार की तो बात ही छोड़िए। लिनस्टार सिटी जैसे छोटे शहरों में उच्च स्तरीय सामान्य हथियार आधिपत्य का प्रतीक है, इसलिए कीमत तेजी से बढ़ रही थी। 15,000 चांदी के सिक्के, 200 सोने सिक्के। एक प्राइवेट कमरे से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज गूंजी। सभी लोग शांत हो गए। तुरंत ही सभी ने अपनी बोली रोक दी। इस बोली में कुल 5,000 चांदी की वृद्धि हुई। ये देखने के बाद कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा है, रिया सिंह ने कहा, 200 सोने सिक्के एक बार, 200 सोने सिक्के 2 बार, 200 सोने सिक्के 3 बार। कमरा नंबर 4 की बोली लोगों को लाल रंग के कवच के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए बधाई। इस कवच को खरीदकर आप इस बार नीलामी के प्रथम विजेता बन गए हैं।
बधाई। रिया सिंह के शब्द लोगों को सहज और आरामदायक महसूस कराने के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए थे। इस तरह के नीलामीकर्ता के होने से कुछ भी बेचने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदित्य उस कुर्सी पर झुक गया जिस पर वह बैठा था। बिकने वाली पहली कुछ चीजें आम हथियार, कुछ जड़ी बूटियां और अयस्क थीं। आदित्य को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि कुछ जड़ी बूटियां और अयस्क बहुत अच्छी कीमत पर बेचे गए। सबसे ज्यादा कीमत जो उसने सुनी थी वह 600 सोने के सिक्के थे। इसके तुरंत बाद नीलामी के लिए 4 से 5 अलग अलग प्रकार की दुर्लभ और कीमती औषधीय सामग्री की एक श्रृंखला थी। आदित्य ने इन थोड़ी अफवाह वाली जड़ी बूटियों के बारे में सुना था। अगली वस्तु है शून्य अग्निफल। यह सुनकर आदित्य का शरीर अचानक कांप उठा। फिर उसकी आंखें रिया सिंह के हाथ के पास रखे गहरे लाल फल को घूरने लगीं। रिया सिंह ने मुस्कुराते हुए इसका परिचय दिया। यह एक चमत्कारी फल है जो ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट के गहरे क्षेत्र से आता है। इसमें स्केल्ड आर्मर्ड बीस्ट का संरक्षण भी है। इसे खाने के बाद मार्शल आर्टिस्ट के शरीर की कठोरता बढ़ सकती है। यह उनकी ताकत भी बढ़ा सकता है। शून्य अग्निफल की शुरुआती कीमत 500 सोने सिक्के हैं और प्रत्येक बोली में न्यूनतम 50 सोने के सिक्के की वृद्धि होनी चाहिए। जैसे ही रिया सिंह ने बोलना बंद किया, आदित्य ने तुरंत कहा, 500 सोने के सिक्के। हालांकि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन उसे विश्वास है कि 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बेचने के बाद वह काफी पैसा कमा लेगा। अन्य लोग भी उसके पीछे बोलने लगे। 600 सोने सिक्के, 700 सोने के सिक्के, 750 सोने सिक्के। शून्य अग्निफल की कीमत लगातार तेज गति से बढ़ रही थी। 1000 सोने सिक्के। आदित्य ने इस कीमत को बोलते हुए भी अपनी भौहें नहीं सिकोड़ी। इस तरह के आध्यात्मिक फल की उसे तत्काल आवश्यकता थी ताकि वह अपनी ताकत को और बढ़ा सके। त्वचा को ठोस बनाने और बचाव को मजबूत करने का मतलब है कि यह एक निश्चित सीमा तक व्यक्ति की ताकत को बढ़ाने में सक्षम है और यह उसे ऊर्जा संघनन क्षेत्र को तोड़ने में भी मदद कर सकता है। 1001 सोने के सिक्के, 1002 सोने के सिक्के। अन्य लोगों ने अभी भी इस फल को खरीदना नहीं छोड़ा था और वे इसकी ऊंची ऊंची बोली लगा रहे थे। जैसे ही आदित्य दोबारा बोली लगाने वाला था, एक आवाज गूंजी, 2000 सोने के सिक्के। ये बगल के कमरे से आती है। कमरा नंबर 2 में इस सर ने 2000 सोने सिक्कों की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इसमें और जोड़ना चाहता है? रिया सिंह की आकर्षक आवाज सभी को पसंद आई। एक बार फिर शून्य अग्निफल की बोली बढ़ने लगी। 2200 सोने के सिक्के, 2300 सोने के सिक्के। यह देखकर आदित्य ने एक पल सोचा और कहा, 3000 सोने के सिक्के। 3000 सोने के सिक्के। क्या कोई है जो ऊंची बोली लगाना चाहता है? रिया सिंह ने पूछा। यह देखकर कि किसी ने ऊंची बोली नहीं लगाई, उसने कहा, 3000 सोने सिक्के एक बार, 3000 सोने सिक्के 2 बार, 3000 सोने सिक्के 3 बार। कमरा नंबर 1 से शून्य अग्निफल की बोली लगाने वाले को इस आत्मा फल की सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए बधाई। रिया सिंह ने खुशी से घोषणा की कि शून्य अग्निफल आदित्य का था। शून्य अग्निफल प्राप्त करने के बाद आदित्य संतुष्ट होकर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर वास्तव में मुस्कुराहट थी। अब आखिरकार उसके पास ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे में अपनी सफलता बनाने का मौका है। ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे में कदम रखने के बाद वह प्राचीन पिलगॉड की यादों की बाधा को तोड़ सकता है। उन यादों के साथ घुलने मिलने के बाद वह उनका इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है। यहां वह बहुत खुश महसूस कर रहा था और नीलामी घर के एक छोटे से कमरे में मैनेजर विराज सिंह वर्तमान में सिंह परिवार के अन्य 2 सदस्यों के साथ बैठा हुआ था। क्या आप कह रहे हैं कि यह 15 या 16 साल का लड़का है? उसने आपको नीलामी के लिए 100 स्पिरिट स्टोन दिए हैं। लगभग 55 साल की उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ से अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। हाँ दूसरे बुजुर्ग, यह सच है। वह लड़का इस समय हमारे नीलामी घर के कमरा नंबर 1 में बैठा है। विराज सिंह ने अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी से कहा। तो ये पता चला कि ये बूढ़े लोग उन आत्मा पत्थरों के बारे में बात कर रहे थे जो आदित्य ने उन्हें नीलामी के लिए दिए थे।
उसने नीलामी के लिए 100 स्प्रिट स्टोन निकाल लिए। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सत्ता का है, शायद उन 5 महान संप्रदायों का या हमारे एज्योर ड्रैगन देश के शाही परिवार का। केवल इन शक्तियों के पास निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खदान है, दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नहीं, तीसरे बुजुर्ग, अगर वह लड़का वाकई 5 महान संप्रदायों या शाही परिवार से संबंधित होता तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं होती। वह हमारे नीलामी घर में कुछ सोने के सिक्कों के बदले में निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को बेचने के लिए यहां नहीं आता। सिंह परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने कहा। मुझे लगता है कि दूसरा बुजुर्ग सही है। मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। उस बच्चे में बॉडी टेम्परिंग दायरे के 9वें चरण की ताकत है और वह वर्तमान में हमारे लेन स्टार सिटी के एक छोटे से परिवार द्वारा नियंत्रित एक सराय में रह रहा था। विराज सिंह ने सिंह परिवार के अन्य बुजुर्गों से कहा। सिंह परिवार के अन्य 2 बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया। अगर वह लड़का इनमें से किसी भी शक्ति से संबंधित नहीं है तो उसके पास इतने सारे निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कैसे हैं? और मुझे उस पर शक है कि उसके पास अभी भी कुछ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। सिंह परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने कहा। उसे निश्चित रूप से किसी प्रकार का भाग्य मिला होगा या किसी विशेषज्ञ के खंडहरों की खोज करते हुए इन आत्मिक पत्थरों पर उसका हाथ लगा होगा। तीसरे बुजुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद इस सिद्धांत को सामने रखा और अन्य 2 से कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। वैसे भी हम उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर हम उसके खिलाफ जाना चाहते हैं तो हमें हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा, दूसरे बुजुर्ग ने कहा। दूसरे बुजुर्ग, क्या हम रात में उस बच्चे पर हमला करने के लिए ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के कुछ विशेषज्ञ को भेजेंगे? अगर हमारे लोग कुछ हासिल करने में विफल रहे तो इसका मतलब होगा कि कोई विशेषज्ञ पीछे से उसकी रक्षा कर रहा है। उस समय हम तुरंत पीछे हट जाएंगे और उस बच्चे पर फिर कभी हमला नहीं करेंगे। और अगर हमारे वे आदमी उस बकरी के बच्चे को पकड़ने में सफल हो गए तो उसकी संपत्ति हमारी हो जाएगी, तीसरे बुजुर्ग ने उत्साहित होते हुए कहा। हम वैसा ही करेंगे जैसा तीसरे बुजुर्ग ने कहा है, दूसरे बुजुर्ग ने मैनेजर विराज सिंह से कहा। हाँ, बड़े लोग। जब उनके बीच चर्चा समाप्त हो गई तो वे उठकर चले गए। दूसरी ओर आदित्य इस नीलामी का आनंद ले रहा था और एक एक करके मेज पर रखे फलों को खा रहा था। उसे पता भी नहीं कि उसके पीछे क्या क्या साजिश बनाया जा रहा है। मंच पर रिया सिंह एक एक करके वस्तुओं की नीलामी कर रहे थे। उसने किसी को आदित्य के पास टोकन लाने के लिए कहा, जो इस बात का सबूत था कि वह 0 अग्निफल खरीद सकता है। जब नीलामी समाप्त हो जाएगी तो वह काउंटर पर टोकन दे सकता है और बिल का भुगतान करने के बाद 0 अग्निफल प्राप्त कर सकता है। कुछ समय बाद एक लड़की नीलामी मंच पर एक गोली की बोतल लेकर आती है। रिया सिंह ने कहा, हर कोई, इस गोली की बोतल के अंदर 5 मूल शक्तिवर्धक गोलियां हैं। ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल, ओरिजिन कोर रियल्म मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक औषधीय गोली है। यह उनकी साधना की गति के साथ साथ उनके शरीर में आत्मिक ऊर्जा की मात्रा को भी बढ़ा सकती है। हालांकि यह औषधीय गोली एक दुर्लभ गोली थी, लेकिन इसे किसी भी मेडिकल स्टोर में पाया जा सकता था। एक क्षण के लिए तो कई लोगों में कोई रुचि नहीं रही और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि सिंह परिवार का नीलामी घर इस स्तर तक कब गिर गया। वे तो असल में मूल शक्तिवर्धक गोलियों की नीलामी कर रहे हैं। ये गोलियां दवा की दुकान पर 1000 सोने के सिक्कों में बिक रही हैं। बिल्कुल, इस तरह की वस्तु की नीलामी की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? जल्दी करो और इसे अगले आइटम में बदलो। लोगों की भीड़ चिल्लाने लगी। सब लोग कृपया चुप हो जाओ। रिया सिंह के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत पहले से पता था कि ऐसा होगा। जब रिया सिंह ने अपना हाथ उठाकर सभी को चुप रहने को कहा तो हॉल शांत हो गया। सब लोग, ये कोई साधारण मूल शक्तिवर्धक गोलियां नहीं हैं, रिया सिंह ने कहा। यह देखकर कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था, वह मुस्कुराई और बोली, हर कोई जानता है कि प्रतिभाशाली कीमियागरों द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियां आम तौर पर अधिकतम 70% से अधिक शुद्धता रखती हैं। 62% से 75% शुद्धता वाली गोली को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। हालांकि मेरे हाथ में जो ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स है उसकी शुद्धता 80% तक पहुंच चुकी है।
एक बार 80% शुद्धता वाली मूल सुदृढ़ीकरण गोली का सेवन करने और साधना करने के लिए उपयोग किए जाने पर साधना की गति में वृद्धि सीधे साधारण मूल सुदृढ़ीकरण गोली की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। अगर यह किसी मूल कोर दायरे के मार्शल कलाकारों को दिया जाता है जो एक अड़चन में फंस गए हैं और लंबे समय के बाद बाहर निकलने में असमर्थ हैं, अगर उसने इस मूल सुदृढ़ीकरण गोली का सेवन किया तो उनके पास सफलता पाने की 90% संभावना होगी। जैसा कि अपेक्षित था, रिया सिंह के शब्दों ने हॉल के भीतर हलचल पैदा कर दी। हॉल में मौजूद कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जहां तक उन्हें पता था, 75% शुद्धता वाली औषधीय गोली को पहले से ही अफवाह का अस्तित्व माना जा सकता है। यह देखकर रिया सिंह ने आगे कहा, हर कोई इन 5 मूल मजबूत करने वाली गोलियों को हमारे सिंह परिवार के नीलामी घर द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया गया है। इसके अलावा हमारे सिंह परिवार की विश्वसनीयता को सभी लोग स्वीकार करते हैं। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर हॉल में बैठे कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। सिंह परिवार ने वास्तव में अपनी नीलामी के दौरान कोई भी अविश्वसनीय कार्य नहीं किया था। कमरा नंबर 1 में आदित्य के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखी जा सकती थी। 80% शुद्धता। आदित्य ने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से शहर में इतनी उच्च शुद्धता वाली औषधीय गोली आ सकती है। 80% की शुद्धता यह दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि जिस कीमियागर ने इस मूल सुदृढ़ीकरण गोली को परिष्कृत किया था, वह बहुत समृद्ध अनुभव और असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा का कीमियागर था। आदित्य के पास वर्तमान में केवल बॉडी टेम्परिंग दायरे के 9वें चरण की ताकत थी। वह अभी भी मूल कोर दायरे तक पहुंचने से बहुत दूर था। यह मूल सुदृढ़ीकरण गोली केवल मूल कोर दायरे के मार्शल कलाकार द्वारा उपयोग के लिए थी, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये मूल सुदृढ़ीकरण गोलियां हमारे सिंह परिवार द्वारा मार्शल किंग दायरे विशेषज्ञ के खंडहर में बहुत प्रयास और जनशक्ति खर्च करके प्राप्त की गई थी, रिया सिंह ने लोगों की भीड़ से कहा। यह सुनकर आदित्य को समझ में आया कि ये गोलियां इस समय के किसी कीमियागर द्वारा परिष्कृत नहीं की गई थीं। संभवतः इन्हें उस समय के कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया गया था जब खंडहर का मालिक अभी भी जीवित था। इस बोतल में कुल गोलियां हैं और इन मूल शक्तिवर्धक गोलियों की शुरुआती कीमत 5000 सोने के सिक्के होगी। हर बोली में कम से कम 100 सोने के सिक्के बढ़ने चाहिए, रिया सिंह ने कहा। 6000 सोने के सिक्के, 7000 सोने के सिक्के, 10,000 सोने सिक्के। जैसे ही रिया सिंह ने इन मूल शक्तिवर्धक गोलियों के लिए बोली शुरू करने के लिए कहा, लोगों की भीड़ ने इन गोलियों के लिए लड़ाई शुरू कर दी। ये लोग वाकई बहुत अमीर हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उन 100 कम ग्रेड स्पिरिट स्टोन की नीलामी करके कितना पैसा कमा सकता हूं। यह इन मूल शक्तिवर्धक गोलियों से ज्यादा होना चाहिए। आखिरकार भले ही 80% शुद्धता वाली गोलियां बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन कम शुद्धता वाली इस तरह की गोलियां हर जगह मिल सकती हैं। लेकिन अगर यह स्पिरिट स्टोन की बात है तो यह एक अलग मामला है। भले ही किसी के पास पैसा हो, लेकिन वह स्पिरिट स्टोन नहीं खरीद पाएगा। स्पिरिट स्टोन बहुत दुर्लभ हैं। 12,000 सोने के सिक्के। अचानक एक आवाज ने आदित्य को उसकी कल्पना की दुनिया से वापस खींच लिया। ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स की कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो 12,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई थी। इस समय इन मूल शक्तिवर्धक गोलियों के लिए बोली लगाने वालों की आवाज शांत हो गई। 12,000 सोने सिक्के एक बार, 12,000 सोने सिक्के 2 बार, 12,000 सोने सिक्के 3 बार। इन ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स की सफलतापूर्वक बोली लगाने के लिए इस सर को बधाई। रिया सिंह ने ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स के लिए बोली लगाने वाले व्यक्ति को बधाई दी। अब हमारी अंतिम वस्तु का समय आ गया है। कृपया सभी अपनी आंखें खोलें और इस वस्तु के लिए बोली लगाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह आप सभी के लिए इस वस्तु को प्राप्त करने का जीवन में मिलने वाला एकमात्र अवसर है। रिया सिंह की खूबसूरत आवाज गूंज उठी जब सभी ने देखा कि एक युवा लड़की लाल कपड़े से भरी एक ट्रे पकड़े हुए, जिसमें कुछ छिपाकर रखा हुआ था, मंच की ओर बढ़ रही है। जब कपड़ा हटाया गया तो बहुत सारे चमकते हुए पत्थर सबके सामने प्रकट हुए। ये चमकते पत्थर क्या हैं?
क्या यह हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किसी प्रकार का दुर्लभ अयस्क है? कई लोग अपने बारे में बात करने लगे। आखिरकार कई लोगों ने तो कभी आत्मा पत्थर नहीं देखा था। लोगों की भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर रिया सिंह ने संतोष में अपना सिर हिलाया। रिया सिंह ने स्प्रिट पत्थरों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पत्थर निम्न श्रेणी के स्प्रिट पत्थर हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे और अधिक परिचय देने की आवश्यकता है। हर कोई इन स्प्रिट पत्थरों के उपयोग से अच्छी तरह वाकिफ है। जब भीड़ ने सुना कि वे चमकते पत्थर आत्मिक पत्थर हैं, तो उनका उत्साह तुरंत बढ़ गया। कुल 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। उन्हें 10 समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह में 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। इन स्पिरिट स्टोन के लिए कोई निश्चित शुरुआती कीमत नहीं है। अब 100 सोने सिक्के, 1200 सोने के सिक्के, 1500 सोने सिक्के। रिया सिंह ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वहां मौजूद लोगों ने बोलियां लगानी शुरू कर दी। आमतौर पर 10 स्प्रिट स्टोन की कीमत 1000 सोने के सिक्के होती है, लेकिन यहां केवल शुरुआती बोली ही 1000 सोने के सिक्के हैं। नीलामी घरों में दुर्लभ सामग्रियों की नीलामी का यही फायदा है। 800 सोने के सिक्के। अचानक एक प्राइवेट कमरे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। सूर्य प्रताप। आदित्य यह आवाज सुनकर भौंचक्का रह गया। सभी लोग, मैं सूर्य प्रताप हूं, सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का शिष्य। ग्रैंड एल्डर भी यहां मौजूद है। हमें स्प्रिट स्टोन का एक बैच चाहिए। कृपया हमें कुछ सम्मान दें और आगे की बोली लगाना बंद करें। सूर्य प्रताप ने यहां मौजूद लोगों से कहा। एक पल के लिए सारा शोर शांत हो गया। यहां मौजूद ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ छोटे मोटे कबीलों या अकेले साधकों से थे। वे सिल्वर मून संप्रदाय जैसे संप्रदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। बेशर्म! देखो आज मैं तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाऊंगा। आदित्य ने सोचा और कर्कश आवाज में कहा, 2000 सोने के सिक्के। यह भीड़ एक बार फिर आश्चर्यचकित थी। वास्तव में यहां कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो सिल्वर मून संप्रदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा था। ग्रैंड एल्डर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने सूर्य प्रताप की ओर देखा और सूर्य प्रताप ने उसकी ओर सिर हिलाया और कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि उस कमरे में यह सर कौन है? मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? ताकि तुम मुझ पर हमला कर सको और मुझे मार सको जब मेरे आसपास कोई नहीं होगा। आदित्य ने एक बार फिर कर्कश आवाज में कहा। मौन। सर्वत्र शांति छा गई। सूर्य प्रताप और ग्रैंड एल्डर का चेहरा थोड़ा सा हिल गया। नहीं, यहां जो दोस्त है, हमारा यह मतलब नहीं है। हम बस उन आत्मा पत्थरों को लेना चाहते हैं। कृपया हमें कुछ सम्मान दें। सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने अपने गुस्से को दबाते हुए विनम्रता से कहा, मैं तुम्हें क्यों मुंहतोड़ जवाब दूं? तुम कौन होते हो मुझे मुंहतोड़ जवाब देने के बारे में बताने वाले? अगर तुम उन आत्मा पत्थरों को लेना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। आदित्य ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। आप? बड़े बुजुर्ग और सूर्य प्रताप को अपना गुस्सा दबाना मुश्किल हो रहा था। यह पहली बार था जब किसी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। अपमान, हाँ, यह अपमान उसने पहली बार महसूस किया था। उन्हें अपने जीवन में ऐसा अपमान कब झेलना पड़ा? यह तो सबके सामने उनके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। क्या आप अपने निर्णय के बारे में निश्चित हैं? आपको यह जानना होगा कि यदि आप इस तरह से व्यवहार करना जारी रखते हैं तो आप मेरे सिल्वर मून संप्रदाय को अपमानित करेंगे। सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने एक बार फिर ठंडे स्वर में कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने सिल्वर मून संप्रदाय को नाराज कर दिया? क्या आपको लगता है कि आपका सिल्वर मून संप्रदाय एज्योर स्काई महाद्वीप का विशालकाय है? आदित्य ने एक बार फिर ऐसा तीर चलाया जो सीधे ग्रैंड एल्डर के दिल पर लगा। ग्रैंड एल्डर गुस्से में अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और आदित्य को गाली देने ही वाला था कि सूर्य प्रताप ने उसे रोक लिया। ग्रैंड एल्डर, पहले हम बोली लगा लेते हैं। नीलामी घर से बाहर आने के बाद हम उसे देखेंगे, सूर्य प्रताप ने अपने ग्रैंड एल्डर से कहा। बड़े बुजुर्ग ने नाक सिकोड़ी और अपनी सीट पर वापस आ गए। सूर्य प्रताप ने अपनी बोली जारी रखी। 2100 सोने सिक्के, 2200 सोने के सिक्के। आदित्य उसके पीछे पीछे चला। आप? 2500 सोने सिक्के। इस बार आदित्य ने बोली जारी नहीं रखी।
यह देखकर कि दूसरे पक्ष ने बोली नहीं लगाई, रिया सिंह ने कहा, अगर कोई और बोली नहीं लगाएगा तो 10 स्पिरिट स्टोन का पहला बैच सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का होगा। इन आत्मिक पत्थरों को प्राप्त करने के लिए ग्रैंड एल्डर को बधाई। चलो हम अपने दूसरे बैच के स्पिरिट स्टोन्स के साथ आगे बढ़ते हैं, रिया सिंह ने यह कहा। यहां मौजूद लोग लगातार बोलियां लगाते रहे। आत्मा पत्थरों के दूसरे बैच को लिन स्टार सिटी की शक्ति द्वारा 2700 सोने के सिक्कों में खरीदा गया था। तीसरे बैच को फिर से सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने 2900 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। चौथे बैच को एक अधेड़ उम्र के आदमी ने 3000 सोने के सिक्कों में खरीदा था। वह किसी ताकत से जुड़ा नहीं था, वह एक बदमाश था। पांचवें और छठे बैच को 3200 सोने सिक्कों में बेचा गया। सातवें, आठवें और नौवें बैच के स्पिरिट स्टोन को क्रमशः 3500 सोने सिक्कों, 3700 सोने सिक्कों और 3800 सोने सिक्कों में बेचा गया। और अंत में आत्मा पत्थरों के 10वें बैच को एक बार फिर सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने 4000 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। स्पिरिट स्टोन के आखिरी 9 बैच सभी पिछले बैच से ज्यादा सोने के सिक्कों के लिए एक एक करके बेचे गए, जिसमें स्पिरिट स्टोन के 3 बैच सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर द्वारा ले लिए गए और बाकी को दूसरे लोगों को बेच दिया गया। कुल मिलाकर आदित्य ने 32,500 सोने के सिक्के कमाए। अचानक मिली इस दौलत से वह इतना खुश हो गया कि अपने कमरे में ही हंसने लगा। निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के सभी बैच बिक जाने के बाद नीलामी समाप्त हो गई। नीलामी के बाद आदित्य रास्ते पर चलते हुए एक काउंटर पर आया। फिर उसने अधेड़ उम्र के आदमी को अपना टोकन दिया, जो इस बात का सबूत था कि उसने 0 अग्निफल खरीदा है। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी उसे 0 अग्निफल देने वाला था, मैनेजर विराज सिंह आ गए। मैनेजर विराज सिंह को आते देख उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसका अभिवादन किया। हमारे मेहमान को वह चीज दे दो जो उसने खरीदी है। मैनेजर विराज सिंह ने सिर हिलाया और बिचौलिए से कहा, हाँ मैनेजर, ये 0 अग्निफल है। ये कुल 3000 सोने के सिक्के हैं। मैं यहीं से देखूंगा, तुम जाओ। मैनेजर विराज सिंह ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा और आदित्य की ओर देखने लगा। हे सर, यहां कुल 26,250 सोने सिक्के हैं। नीलामी में लगने वाले 10% ब्याज और 3000 सोने सिक्कों को काटने के बाद जिनसे आपने 0 अग्निफल खरीदा था। विराज सिंह ने आदित्य को सोने के सिक्कों से भरा एक बैग देते हुए कहा। आदित्य ने बैग लिया और उसे गिनकर 9 स्टोर पैगोडा की पहली मंजिल पर रख दिया। स्थानिक वलय विराज सिंह की आंखें चमक उठीं। ऐसा कौन सा सौभाग्यपूर्ण संयोग है कि उसे इतनी सारी अच्छी चीजें मिल गईं? विराज सिंह ने सोचा। क्या मैं सर का नाम जान सकता हूं? विराज सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य। आदित्य ने विराज सिंह की आंखों को पहले ही देख लिया था। उनमें लालच था। वह अब यहां नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह मुड़ा और बड़े कदमों से नीलामी घर से बाहर चला गया। जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे अपनी पहचान और रूप रंग छिपाना पड़ा। यह कहावत सच है, धन विपत्ति लाता है। भविष्य में जब मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मुझे अधिक सावधान रहना होगा। आदित्य नीलामी घर से बाहर चला गया और जैसे ही वह अपनी सराय में जाने वाला था, उसकी नजर अचानक अपने पूर्व संप्रदाय के सदस्यों पर पड़ी। एक थे सूर्य प्रताप और दूसरे थे सूर्य प्रताप के गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर। दुश्मन वास्तव में बार बार उनके रास्ते में आते हैं। अगर ग्रैंड एल्डर यहां मौजूद नहीं होते तो मैं इस सूर्य प्रताप को यहीं मार देता। ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे का पहला चरण। ग्रैंड एल्डर ने वास्तव में सूर्य प्रताप का अच्छा ख्याल रखा। आदित्य ने सूर्य प्रताप का आंकलन किया और पाया कि वह वास्तव में ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे में प्रवेश कर गया है। आदित्य यह देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि वे किसी का इंतजार कर रहे थे। उसे अचानक वह पल याद आ गया जब वह गुरु और शिष्य की इस जोड़ी का मजाक उड़ा रहा था। यह सोचते ही वह अपने अंदर डर पैदा होने से नहीं रोक सका। मुझे जल्दी करना होगा और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। स्विंग। आदित्य ने दूसरा रास्ता चुना और सराय में वापस चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और अपना ध्यान शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब उसकी हालत स्थिर हो गई
तो उसने शून्य अग्निफल निकाला और उसे निगल लिया। मुझे उम्मीद है कि यह मुझे ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे में सफलता पाने में मदद कर सकता है। जब ऐसा होगा तो मैं अपनी सुरक्षा को और भी अधिक सुनिश्चित कर सकता हूं और साथ ही सिल्वर मून संप्रदाय से अपना बदला लेने में एक कदम आगे बढ़ा सकता हूं। और मुझे 5 महान संप्रदायों की प्रतियोगिता में पंजीकरण के लिए इंपीरियल सिटी भी जाना है। पंजीकरण समाप्त होने में केवल 20 दिन बचे हैं। जैसे ही शून्य अग्निफल उसके पेट में प्रवेश करता है, अचानक उसमें से ऊर्जा का एक उछाल निकलता है और उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र में प्रवेश कर जाता है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नाड़ियों में प्रवेश करती है तो उसका विस्तार होने लगता है। उसका शरीर मजबूत होने लगता है। उसके शरीर से काला बदबूदार तरल पदार्थ निकलने लगा। यह उसके शरीर की अशुद्धियां थीं जो उसके शरीर के हर छिद्र से बाहर निकलती थीं। वह शून्य अग्निफल की आत्मिक ऊर्जा के एक बड़े भाग को नियंत्रित करता है तथा स्तर ऊपर करने के लिए उससे टकराता है। बूम! उसके शरीर के अंदर से एक तेज आवाज आती है, लेकिन वह अगले चरण तक पहुंचने में असफल रहा। मुझे एक बार फिर प्रयास करना होगा। अभी भी कुछ आत्मिक ऊर्जा बची हुई है। आदित्य ने एक बार फिर शून्य अग्निफल से बची हुई बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे उस अदृश्य अवरोध से टकराया जो उसके रास्ते में बाधा बन रहा था, और वह और अधिक मजबूत हो गया। बूम! दरार! आदित्य के शरीर से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है और उसके आसपास की सारी आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। उनकी सभी नाड़ियां और हड्डियां लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा से पोषित हो रही थीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह उत्तेजना में पागलों की तरह कुछ देर तक जोर जोर से हंसता रहा। ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र का प्रथम चरण। मैंने अंततः ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और मैं वापस उसी स्थिति में आ गया हूं जहां मैं अपंग होने से पहले था। आह, यह कैसी गंध है! बहुत बदबू आ रही है। जब आदित्य ने खुद को देखा तो उसे पता चला कि वह काले तरल की एक मोटी परत से ढका हुआ था जो उसके शरीर पर जमने वाला था। इतनी गंदगी है कि लगता है मुझे नहाना पड़ेगा। मेरा शरीर एक बार फिर से मजबूत हो गया है और अब मुझमें ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के चौथे चरण के एक मार्शल आर्ट से लड़ने और उसे मारने का आत्मविश्वास है। जब उसने स्नान कर लिया और साफ कपड़े पहन लिए, तब वह उस सराय से बाहर आया जिसमें वह ठहरा हुआ था। जब आदित्य सराय से बाहर आया तो एक और दिन बीत चुका था। आदित्य को अचानक भूख लगी। वह रेस्तरां की ओर चला गया और उसमें घुस गया। वेटर, मुझे अपने सबसे अच्छे व्यंजन और वाइन दो। जैसे ही वह रेस्तरां में दाखिल हुआ, उसने एक वेटर को देखा और उसे अपने सबसे महंगे व्यंजन और वाइन परोसने का आदेश दिया। आखिरकार वह रातों रात अमीर बन गया। उन 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को बेचने और शून्य अग्निफल खरीदने के बाद उसके पास अभी भी 2,06,25,000 चांदी के सिक्के। वह किस प्रकार की अवधारणा थी! बेशक, इतने सारे पैसों के साथ वह सबसे अच्छा खाएगा और सबसे अच्छा पहनेगा। जब वेटर ने देखा कि यह एक बड़ा ग्राहक है, तो उसने जल्दी से आदित्य का अभिवादन किया और उसे रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर ले गया और उसे खिड़की वाली सीट दे दी। फिर वह आदित्य के लिए व्यंजन और वाइन लाने के लिए चला गया। जैसे ही आदित्य बैठा, उसकी दिलचस्पी तुरंत अगली मेज पर बैठे कुछ लोगों की बातचीत में जाग उठी। 4 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे, क्या तुमने सुना है? 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार रिवर साइड सिटी से इंपीरियल सिटी तक एक टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित करने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर को आमंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के कारण कई लोग वर्तमान में अपने गृह नगर से इंपीरियल सिटी की यात्रा कर रहे हैं। ये टेलीपोर्टेशन संरचनाएं अमीर लोगों की यात्रा के लिए स्थापित की गई थीं। आखिरकार, यदि आप टेलीपोर्टेशन संरचना के माध्यम से सीधे इंपीरियल सिटी में टेलीपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने रिवरसाइड सिटी में टेलीपोर्टेशन संरचना क्यों स्थापित की, हमारे लेनस्टार सिटी में क्यों नहीं? उनमें से एक ने दूसरे से यह सवाल पूछा। हे, तुम्हें क्या पता
रिवरसाइड सिटी इंपीरियल सिटी के बाद सबसे बड़ा शहर है, इसलिए निश्चित रूप से वे रिवरसाइड सिटी में टेलीपोर्टेशन संरचना स्थापित करेंगे, हमारे छोटे लिन स्टार शहर में नहीं। और रिवरसाइड सिटी हमारे लिन स्टार सिटी से कुछ ही दूरी पर है, तो आपको इसकी क्या परवाह है कि टेलीपोर्टेशन संरचना कहां स्थापित की गई थी? हाँ, और वह फॉर्मेशन मास्टर, मैंने सुना है कि वह एज्योर ड्रैगन कंट्री के बाहर से आता है और वर्तमान में शाही परिवार का मेहमान है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन, रिवरसाइड सिटी, एज्योर ड्रैगन देश के बाहर से मास्टर। जब आदित्य ने टेलीपोर्टेशन संरचना के बारे में सुना तो वह तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने सिल्वर मून संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और अन्य संरचनाओं के बारे में केवल सुना था, उसने उन्हें कभी नहीं देखा था या उनका उपयोग नहीं किया था। अब जब मौका मिला है तो वह निश्चित रूप से इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करके 5 महान संप्रदायों की प्रतियोगिता के लिए इंपीरियल सिटी जाएगा। भरपेट खाने के बाद आदित्य खड़ा हुआ और अपना बिल चुकाया, फिर सराय में वापस आया और अपने कमरे में चला गया। मोमबत्तियों की रोशनी से विशाल और साफ कमरा जगमगा उठा। अकेले, यह कमरा खालीपन और अकेलेपन का एहसास कराता है। आदित्य बिस्तर पर बैठ गया और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का सर्कुलेशन करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही रात के आधे घंटे बीत गए। मेज पर रखी मोमबत्ती पूरी तरह जलकर राख हो गई। चिंगारी का आखिरी हिस्सा बुझ गया, जिससे हरे रंग का धुआं निकला। आदित्य की आंखें जम गईं। इस समय काले कपड़े पहने, चेहरे ढके लोगों का एक समूह चुपचाप आदित्य की दिशा में आगे बढ़ रहा था। खतरा धीरे धीरे अंदर घुस आया। टकराना! दरवाजा लात मारकर खोला गया और कुछ लोग बिस्तर की तरफ दौड़े। उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाए और बिस्तर पर हमला कर दिया। रुको! उनमें से एक आदमी को कुछ मिल गया था। उसने कंबल उठाया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वह कहां है? उनमें से कुछ लोग दंग रह गए। हे, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उनके पीछे से ठहाकेदार हंसी की आवाज आई। उनमें से कुछ चौंक गए और पीछे मुड़ गए। एक तेज रोशनी चमकी। हिस्सा! एक सिर तुरंत बाहर फेंका गया। उसकी टूटी हुई गर्दन से गर्म खून फव्वारे की तरह बह निकला। बिजली की चमक ने आदित्य के दृढ़ चेहरे को रोशन कर दिया। वह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति नरम नहीं होगा जो उसकी जान लेना चाहता हो। इसके तुरंत बाद सभी ने अपने ब्लेड उठाए और आदित्य की ओर दौड़े। उसे मार डालो! आदित्य ने आंखें सिकोड़ी और लाल रोशनी का एक गोला उसकी मुट्ठी पर संघनित हो गया। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। चूंकि रात का समय था और दूरी बहुत कम थी, इसलिए कोई भी आदित्य के हमले से बच नहीं पाया। मुट्ठी एक व्यक्ति की छाती पर लगी, जो उसके शरीर को छेदती हुई निकल गई। एक क्षण में ही कमरा चीखों से भर गया। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसी क्षण 2 लोगों को मार डाला जब ये लोग उसके कमरे में घुसे। आदित्य धीरे धीरे उनके सामने चला गया। उसका हाथ खून से लाल हो गया था और उसके सुंदर चेहरे पर निर्दयता के निशान देखे जा सकते थे। तुम सभी को सिंह परिवार ने भेजा था? आदित्य ने पूछा। हम्फ, यह अच्छा है कि तुम्हें यह पता है। 30 साल का एक अधेड़ आदमी आया। उस आदमी की आंखें भयावह थीं और उसने आदित्य को घूर कर देखा। बदबूदार बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो और मैं तुम्हें एक सही सलामत लाश के साथ छोड़ दूंगा। है? आदित्य ने व्यंग्य किया। उसकी निगाहें आसपास के लोगों पर ठंडी नजर से घूम रही थीं और उसने अनुमान लगाया कि वे 8 लोग थे। मध्यम आयु वर्ग का आदमी सबसे मजबूत था। वह ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के दूसरे चरण में थे और अन्य लोग ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के पहले चरण में थे। सिंह परिवार ने मुझे मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा है। हे, वे वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सिंह परिवार ने शायद सोचा होगा कि वह अभी भी बॉडी टेम्परिंग दायरे के 9वें चरण में है, इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए केवल ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के पहले और दूसरे चरण के मार्शल आर्ट को भेजे हैं। लेकिन अब वह पहले से ही ऊर्जा कंडेंसेशन दायरे के पहले चरण में था। बदबूदार बच्चे, अपने को ज्यादा गंभीरता से मत लो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो मैं अकेला ही काफी हूं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तिरस्कार के साथ कहा। हे, तो फिर कोशिश करके देखो। आदित्य की आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक उठी।
उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने एक चमकदार लाल रोशनी छोड़ी। जैसे ही लंबी तलवार हवा में नाचने लगी, तलवारों की असंख्य परछाइयां एक दूसरे से टकराने लगीं, जिससे सभी चकाचौंध हो गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए और वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी ताकत बॉडी टेम्परिंग के 9वें चरण में नहीं, बल्कि ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के पहले चरण में है। हमें दी गई जानकारी गलत थी। बस वहीं मत रहो, तुम सब एक साथ हमला करो। हाँ। आसपास के लोगों के शरीर से तीव्र ऊर्जा का उतार चढ़ाव फूट पड़ा। जैसे ही वे सब एक साथ आदित्य पर हमला करने वाले थे, दो और सिर बिना शरीर के उड़ गए। उसके कमरे में हर जगह खून बिखरा हुआ था। आदित्य को एक साथ उन सभी से लड़ने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। मुझे एक अच्छा मार्शल कौशल सीखना होगा, अन्यथा मार्शल कौशल के बिना भले ही मेरे पास ताकत हो, फिर भी मैं दूसरों के हाथों में मर जाऊंगा। जब आदित्य अभी भी सिल्वर मून संप्रदाय का शिष्य था, तो उसने केवल एक निम्न श्रेणी का पीला रैंक मार्शल कौशल माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट सीखा था। इसके बाद भी वह और अधिक युद्ध कौशल सीखना चाहता था, लेकिन उसे कौशल मंडप में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वह कोई अन्य युद्ध कौशल नहीं सीख सका। आदित्य ने उन लोगों के साथ बहुत तीव्रता से लड़ाई की। उसका एकमात्र लाभ यह था कि उसके पास ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के चौथे चरण के मार्शल आर्ट के खिलाफ लड़ने की ताकत थी, और यहां लोगों के इस समूह में उच्चतम साधना केवल ऊर्जा कंडेंसेशन चरण का दूसरा चरण था। आह! खून जमा देने वाली चीख के साथ आदित्य के हाथ में तलवार से एक आदमी का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। ताजा खून और टूटे हुए अंग जमीन पर गिर गए। सिंह परिवार द्वारा भेजे गए सभी लोग डर से कांपने लगे। उनमें से केवल 5 ही बचे थे। अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया। उसने जल्दी से डांटा, तुम सब क्या कर रहे हो? हमला करते रहो। इसके साथ ही अब वह वहां खड़े होकर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के दूसरे चरण की आभा बिना रोक टोक के उसके शरीर के भीतर से फूट पड़ी। बेटे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे, मेरे पास आओ। आदित्य ने मध्यम आयु वर्ग के आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति सहित शेष सभी 5 लोगों ने एक साथ आदित्य पर हमला किया। ब्लेड, तलवार, सभी प्रकार के प्रेत आदित्य की ओर दौड़ रहे थे। इतने सारे हमलों के साथ शायद ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के तीसरे चरण का एक विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही आदित्य की लड़ाई की ताकत उसके साधना क्षेत्र से कहीं अधिक मजबूत है, फिर भी वह उनके सभी हमलों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। आदित्य की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। उसने तुरंत 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित की और स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के साथ संवाद किया। खा जाओ! गर्जन! कहीं से एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। आदित्य के पीछे एक ड्रैगन के सिर का सिलहूट दिखाई दिया और अपना मुंह खोला। आदित्य पर होने वाले सभी हमले तुरंत गायब हो गए और इसके साथ ही उस ड्रैगन का सिर भी गायब हो गया। वहां उपस्थित सभी विशेषज्ञ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके हमले समुद्र में घुसे कीचड़ के समान थे। वे पूरी तरह से निगल लिए गए। क्या हो रहा है? उन्हें कोई समय दिए बिना आदित्य उनकी ओर बढ़ा और कमरे में तुरंत ही तलवारों की असंख्य रोशनियां प्रकट हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उन सभी को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए उनके मुंह से खून निकला और वे पीछे की ओर उछल पड़े। उनमें से 3 की तो मौके पर ही मौत हो गई। आदित्य को इतनी आसानी से 8 से ज्यादा लोगों को हराते देख अधेड़ उम्र का आदमी और जिंदा बचा दूसरा आदमी बुरी तरह डर गया। उनका पहले वाला आत्मविश्वास भरा चेहरा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बड़ा डर था। हाँ, यह भय था, मृत्यु का भय। स्विश! वे अभी भी अचंभित थे जब एक तलवार का वार निकलता है। जब अधेड़ उम्र का आदमी तलवार की तरफ देखता है तो वह देखता है कि तलवार पहले से ही दूसरे आदमी के दिल के अंदर थी। यह देखकर अधेड़ व्यक्ति के मन में बस एक ही बात रह गई, भाग जाना। वह अब भाग जाना चाहता था। यह बहुत भयानक था। ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के पहले चरण में किसी की इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर कांप उठा। वह तुरंत पलटा और भागने लगा। भाग जाना चाहता है, सपने देखता रहूं।
उसके पीछे आदित्य की ठंडी हंसी गूंजी और उसके बाद तीव्र ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया। अधेड़ उम्र के आदमी को अचानक लगा कि वह हवा में उड़ रहा है। अचानक उसने देखा कि एक जानी पहचानी सी सिरहीन लाश दरवाजे की तरफ भाग रही है और दरवाजा पार करने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ी। क्या तमाशा चल रहा है? इस समय उस अधेड़ व्यक्ति का सिर भी हवा से नीचे गिर गया। सिंह परिवार के सभी लोग जो आदित्य को मारने आए, वे सभी ऐसे ही मर गए। आदित्य खून से लथपथ होकर जमीन पर बैठ गया। वह बहुत थक गया था। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सूख चुकी थी। इस समय 9 ड्रैगन यूनिवर्सल परिसंचरण तकनीक की पहली परत अपने आप घूमने लगती है। सभी मृत शरीरों से ऊर्जा की एक नीली गेंद निकली और आदित्य के शरीर में प्रवेश कर उसे भर दिया। आदित्य को अचानक महसूस हुआ कि उसकी साधना अविश्वसनीय गति से बढ़ रही है। प्रथम चरण का मध्य चरण, प्रथम चरण का अंतिम चरण, प्रथम चरण का शिखर, बूम, ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र का दूसरा चरण। मैं तो बस ऐसे ही टूट गया। आदित्य अचंभित रह गया। उसने पहले कभी किसी को इस तरह से आगे बढ़ते नहीं सुना था और न ही देखा था। स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन की यह भक्षण क्षमता सचमुच अद्भुत है। बस एक दिन पहले ही मैं ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के प्रथम चरण में पहुंचा था और अब एक बार फिर मैं सफलता प्राप्त करते हुए ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के दूसरे चरण में पहुंच गया हूं। लगता है मुझे भविष्य में कुछ और बुरे लोगों को मारना होगा। यह मेरी साधना को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। हे सिंह परिवार, मुझे ऐसे अद्भुत उपहार भेजने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए भविष्य में मेरे प्रतिशोध के लिए तैयार रहें। चूंकि मैं आज नहीं मरा, इसलिए मैं भविष्य में निश्चित रूप से तुम सभी को मार डालूंगा जब मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी। एक दिन मैं तुमसे और सिल्वर मून संप्रदाय से अपना बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप मारे जाने के लिए तैयार रहें। अपनी सफलता को मजबूत करते हुए आदित्य खड़ा हुआ और नहाया, अपने कपड़े बदले और सराय से बाहर निकल गया। वह अब रिवरसाइड सिटी की ओर चल रहा था। अगले दिन शाम को ही वह रिवरसाइड सिटी पहुंचा। जैसे ही वह रिवरसाइड सिटी के गेट से होकर अंदर जाने वाला था, कवच पहने 2 गार्डों ने उसे रोक लिया। यदि आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले 1000 चांदी के सिक्के देने होंगे, एक गार्ड ने आदित्य से कहा। शहर में प्रवेश करने के लिए ही मुझे 1000 चांदी का भुगतान करना होगा? क्या यह दिन दहाड़े डकैती नहीं है? आदित्य ने भौहें सिकोड़ी। यह हमारे रिवरसाइड सिटी के सिटी लॉर्ड द्वारा बनाया गया नियम है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो पैसे दें, नहीं तो भाग जाए। दूसरे गार्ड ने नाक भौं सिकोड़ी। आदित्य ने और कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ गार्ड को 1000 चांदी के सिक्के दिए और शहर में प्रवेश कर गया। रिवरसाइड सिटी में बहुत सारे लोग मौजूद थे। हर गली और सड़क लोगों से भरी हुई थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि ये लोग भी इंपीरियल सिटी में टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने के लिए यहां आए थे। टेलीपोर्टेशन संरचना को संचालित करने के लिए इसके शक्ति स्रोत के रूप में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी। उन स्पिरिट स्टोन को शाही परिवार और 5 महान संप्रदायों ने मिलकर प्रदान किया था। यही कारण है कि लोगों को इस टेलीपोर्टेशन सर्किल का उपयोग करने के लिए उन्हें 1000 सोने के सिक्के देने पड़ते थे। ये टेलीपोर्टेशन सर्किल एक बार में 10 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि एक दिन में केवल 100 लोगों ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करके इंपीरियल सिटी में सीधे टेलीपोर्ट किया। फिर उन्हें पहले 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। 100 लोग इस सेवा का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें कुल 1 लाख सोने के सिक्के देने पड़े। यदि इसे स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित किया जाता है तो यह 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होंगे। यह बहुत अच्छा व्यवसाय था। 5 महान संप्रदाय और राज परिवार हर दिन बहुत सारा पैसा कमाते हैं। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर एक सराय में चला गया। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप कमरा बुक करना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं? आदित्य को सराय में प्रवेश करते देख एक अटेंडेंट ने उसका अभिवादन किया और विनम्रता से पूछा, मुझे 2 दिनों के लिए एक कमरा चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर 2 दिन के लिए 20 चांदी के सिक्के लगेंगे। अटेंडेंट ने आदित्य से कहा,
आदित्य ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसके हाथ में 20 चांदी के सिक्के दिखाई दिए। उसने उन्हें अटेंडेंट को दे दिया। पैसे लेने के बाद अटेंडेंट उसे आगे ले गया और एक कमरे में ले गया। यह कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। इसमें एक बड़ा बिस्तर, एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। आदित्य अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। कमरे को देखकर आदित्य ने संतोष में अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। जी सर, अटेंडेंट ने कहा और फिर उनके सामने झुककर चला गया। पूरे दिन और पूरी रात कुछ न खाने के कारण वह बहुत भूखा था। कुछ देर बाद दस्तक हुई। आदित्य खड़ा हुआ और दरवाजा खोला तो देखा कि अटेंडेंट उसके कमरे में खाना ला रहा था। धन्यवाद, ये आपके लिए है। आदित्य ने उसे कुछ चांदी के सिक्के दिए और खाना शुरू कर दिया। टिप के रूप में चांदी के सिक्के पाकर वह अटेंडेंट बहुत खुश हुआ। क्या रिवरसाइड सिटी में हाल ही में कुछ नया हुआ है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने सुना है कि एज्योर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन विशेषज्ञ का खंडहर है। कल लोग हमारे शहर के स्वामी तेजस के बेटे के नेतृत्व में एक समूह में वहां जाएंगे, उस अटेंडेंट ने कहा। ओह, ठीक है, आप जा सकते हैं। आदित्य के ऐसा कहने के बाद वह अटेंडेंट खुशी खुशी चली गई। एक प्राचीन विशेषज्ञ का खंडहर। आदित्य मुस्कुराया। लगता है कि मैं इस रिवरसाइड सिटी में सही समय पर आया हूं, लेकिन मैं उस समूह में नहीं जाना चाहता जिसका नेतृत्व तेजस कर रहा था। मैं वहां अकेला जाऊंगा। उस समय बहुत से लोग होंगे जो अकेले जाकर खंडहर में खजाने की खोज करना चाहेंगे। उस समय सिटी लॉर्ड का बेटा उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आदित्य ने धीमी आवाज में खुद से कहा। पेट भर खाने के बाद वह बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा। अगले दिन आदित्य सुबह उठा। नहाने के बाद जैसे ही वह बाहर जाने वाला था, उसे अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। एक विचार के साथ आदित्य स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में प्रवेश कर गया। परिचित रास्ते पर चलते हुए वह 9 मंजिला शिवालय तक पहुंच गया और उसमें प्रवेश किया। एक पल में आदित्य 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर प्रकट हुआ। यहां पहुंचकर वह जल्दी से ड्रैगन कॉल्ड्रॉन के पास गया और उसका ढक्कन खोला। ड्रैगन कढ़ाई के अंदर चमकदार रोशनी की 3 गेंदें थीं, जो अपने अपने अवरोध में ढकी हुई थीं। हाँ, वह इस बार प्राचीन गोली देवता की यादों में विलीन होने के लिए यहां आया है। जब उसने पहली बार 9 मंजिला शिवालय में प्रवेश किया, तो आदित्य को पता चला कि यदि वह 3 प्राचीन देवताओं की यादों में विलीन होना चाहता है, तो उसे एक निश्चित मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होगी। प्राचीन गोली भगवान की यादों के लिए अगर वह इसकी बाधा को तोड़ना चाहता था, तो उसे ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र की ताकत की आवश्यकता थी, और अन्य 2 प्राचीन देवताओं की यादों के लिए उसे क्रमशः मूल कोर क्षेत्र और मार्शल किंग क्षेत्र की ताकत की आवश्यकता थी। अब उसके पास पहले से ही ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के दूसरे चरण की ताकत है। यह उसके लिए प्राचीन गोली भगवान की यादों की बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। पर एक बार जब चमकदार रोशनी की 3 गेंदें उसके सामने आईं, तो आदित्य ने सावधानीपूर्वक चमकदार रोशनी की लाल रंग की गेंद को बाहर निकाला, जो सुरक्षात्मक अवरोध की एक परत से ढकी हुई थी। यह प्राचीन गोली देवता की स्मृति थी। प्राचीन देवताओं की अन्य स्मृतियां भी भिन्न रंग की थीं। प्राचीन संरचना देवता की स्मृतियां नीले रंग की थीं, और हथियार शोधन के प्राचीन देवता की स्मृतियां बैंगनी रंग की थीं। जब आदित्य ने प्राचीन गोली भगवान की यादें निकालीं, तो उसने सबसे पहले कड़ाही का ढक्कन बंद किया, और फिर उसने एक शक्तिशाली मुट्ठी कला के साथ प्राचीन गोली भगवान की यादों की बाधा पर हमला किया। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी, दरार, क्रैक क्रैक। बैरियर से कुछ टूटने की आवाज आई, और वहां एक दरार दिखाई दी, फिर दूसरी दरार, और फिर तीसरी। एक के बाद एक दरारें बैरियर की सतह पर आती रहीं, और फिर अचानक एक तेज आवाज आई, बूम। प्राचीन गोली भगवान की यादों की रक्षा करने वाली बाधा टूट गई, और उसके भीतर से चमकदार रोशनी की एक लाल गेंद उड़ी। आदित्य उस चमकदार रोशनी की लाल गेंद को पकड़ने ही वाला था कि अचानक चमकदार रोशनी की लाल गेंद अपने आप आदित्य के माथे के बीच में प्रवेश कर गई। 9 मंजिला पगोड़ा की पूरी पहली मंजिल पर एक हृदय विदारक चीख गूंज उठी। कितना दर्द है!
आदित्य अपने हाथों से अपना सिर पकड़ रहा था और दर्द से जोर से कराह रहा था। एक के बाद एक नया ज्ञान और जानकारी उसके दिमाग में जबरदस्ती अंकित हो रही थी। वह दर्द से कराह रहा था। आखिरकार दर्द अब भी उससे ज्यादा था जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वह बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीत जाने के बाद जब आदित्य को होश आया तो उसने अचानक एक बार फिर अपने सिर में दर्द महसूस किया, लेकिन इस बार दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ देर बाद जब उसे सिर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार दर्द खत्म हो गया। लगता है मुझे इस तरह के दर्द को 2 बार और सहने के लिए तैयार रहना होगा। आदित्य उस दर्द के बारे में सोचकर डर से कांप रहा था जिसे उसने सहा है। अपनी इच्छा शक्ति के बावजूद वह प्राचीन गोली भगवान की यादों के साथ विलय की प्रक्रिया में आने वाले दर्द के कारण अपनी चेतना खो बैठा। कुछ समय बाद वह स्वयं को व्यवस्थित करता है और उन यादों को याद करता है जो उसने अभी अभी प्राप्त की थीं। इतना सारा ज्ञान! आदित्य इन यादों को अपने दिमाग में दोहराते हुए आश्चर्यचकित था। न केवल गोलियों को परिष्कृत करने के बारे में जानकारी थी, बल्कि सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों, फलों और फूलों का भी ज्ञान था। यदि यह अंत था तब भी यह ठीक था, लेकिन प्राचीन गोली भगवान के सभी अनुभव भी थे। वह प्राचीन गोली देवता अतीत में सचमुच एक महान व्यक्ति रहे होंगे। उन यादों में गोली देवता के बहुत सारे ज्ञान और जानकारी के साथ साथ अनुभव भी थे। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उसे जो ज्ञान और जानकारी मिली थी वह उन यादों का सिर्फ 1/3 हिस्सा थी। बाकी 2/3 यादें अभी भी उसके दिमाग में बंद थीं। उसने कई बार अपने मन में बंद उन यादों को देखने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसे केवल दर्द ही महसूस हुआ। कई बार कोशिश करने के बाद उसे समझ में आया कि अगर वह अभी भी इतना मजबूत नहीं है तो वह अभी उन यादों के साथ घुलने मिलने के योग्य नहीं है। अगर वह उन यादों के साथ घुलना मिलना चाहता है तो उसे एक खास मात्रा में ताकत की जरूरत होगी, लेकिन किस तरह की ताकत की जरूरत थी यह तो उसे भी नहीं पता। उन स्मृतियों में जिन्हें वह देख पाया था उसे उन साधना क्षेत्रों के बारे में भी पता चलता है जो मार्शल सम्राट क्षेत्र से ऊपर आते हैं। अतीत में वह केवल यह जानता था कि मार्शल सम्राट क्षेत्र का एक विशेषज्ञ एजियो ड्रैगन देश में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन अब वह जानता है कि मार्शल सम्राट क्षेत्र से भी ऊपर मार्शल पूर्वज क्षेत्र और मार्शल संत क्षेत्र था। उसने प्राचीन गोली देवता के ज्ञान, जानकारी और अनुभव को प्राप्त कर एक ऐसी गोली तैयार की जिसे मार्शल संत दायरे का विशेषज्ञ भी खा सकते हैं, लेकिन यह उन यादों और ज्ञान का सिर्फ 1/3 था। फिर किस तरह के विशेषज्ञ मार्शल संत दायरे से भी ऊपर थे? उनमें किस प्रकार की ताकत है? आदित्य ने अपनी कल्पना यहीं रोक दी। वह अब इस बारे में और नहीं सोचना चाहता था, लेकिन उन यादों से उसे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि वह अभी भी एक मेंढक है जो कुएं की तलहटी से आकाश की ओर देख रहा है। वह अभी भी इस विशाल संसार में एक चींटी मात्र था। आदित्य प्राचीन गोली देवता की यादों से प्राप्त जानकारी से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अब एक चीज थी जो वह सबसे पहले करना चाहता था, और वह थी दिव्य रोशनी की खोज करना। दिव्य रोशनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक थी और गोलियों को परिष्कृत करने में सहायता कर सकती थी। दिव्य रोशनी जितनी अच्छी होंगी, गोलियों की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। इस दुनिया में कई तरह की दिव्य रोशनी है। कुछ जन्मजात दिव्य रोशनी है, कुछ विशेष युद्ध कौशल द्वारा विकसित दिव्य रोशनी है, कुछ जानवरों से प्राप्त की गई पशु दिव्य रोशनी है और कुछ प्राकृतिक दिव्य रोशनी है। जन्मजात ऐसी दिव्य रोशनी है जो साधक के साथ पैदा होती है। इस दुनिया में कई तत्व हैं और 5 सामान्य तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और धातु हैं। कई मार्शल साधक इन तत्वों के साथ पैदा हुए थे और उन्हें विभिन्न संप्रदायों और शक्तियों द्वारा बड़े प्रयासों से विकसित किया गया था। इनमें से किसी भी तत्व के साथ पैदा हुए साधक सामान्य साधकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं और वे उन तत्वों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधक अग्नि तत्व के साथ पैदा हुआ था। वे बिना किसी मार्शल कौशल के भी आग को नियंत्रित कर सकते हैं।
और यदि वे अग्निगुण वाले युद्ध कौशल का विकास कर लें तो वे उस तकनीक की क्षमता की सीमा तक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इस दुनिया में एक खास तरह की दिव्य ज्वाला है जिसे सबसे शक्तिशाली ज्वाला माना जा सकता है। उन ज्वालाओं को प्राकृतिक दिव्य ज्वाला कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृति की ज्वालाएं एक विशेष प्रकार की ज्वालाएं हैं जो प्रकृति से पैदा होती है। इस प्रकार की ज्वालाओं को अग्नि आत्मा भी कहा जाता है। अग्नि आत्मा की अपनी चेतना होती है। जितनी मजबूत अग्नि आत्मा होती है उसकी चेतना उतनी ही मजबूत होती है, और जितनी कमजोर अग्नि आत्मा होती है उसकी चेतना उतनी ही कमजोर होती है। ये अग्नि आत्माएं ज्वालाओं का वह प्रकार है जिसमें अग्नि तत्व के साथ जन्म लेने वाले लोग भी विलीन होना चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी अग्नि को मजबूत कर सकता है और साथ ही किसी भी प्रकार के अग्नि हमले या अग्नि से संबंधित मार्शल आर्ट में सहायता कर सकता है। अग्नि आत्माओं में चेतना होती है और इसीलिए वे चुन सकते हैं कि वे किसके साथ विलय करना चाहते हैं। अग्नि आत्माओं के साथ विलय करना बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसके साथ विलय के बाद शरीर और भी मजबूत हो जाएगा। अग्नि आत्माओं को भी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पीला ग्रेड अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग लाल है। गहन श्रेणी अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग नीला होता है। पृथ्वी अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग बैंगनी है। आकाश अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग सुनहरा होता है। ये अग्नि आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। भले ही यह पीली श्रेणी की अग्नि आत्मा हो, यह बहुत दुर्लभ है। अन्य प्रकार की अग्नि आत्माओं की तो बात ही छोड़िए। कई कीमियागर सिर्फ अग्नि आत्मा को पाने के लिए भटकते हैं, भले ही वह लाल अग्नि आत्मा ही क्यों न हो। अगर बेचा जाए तो सबसे कम कीमत वाली अग्नि आत्माएं भी 10 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्कों में बिक सकती है। यहां तक कि जादुई जानवर से निकलने वाली जानवरों की लपटें भी बहुत कीमती होती हैं। अग्नि आत्माएं की तो बात ही छोड़िए। अग्नि आत्माएं बहुत दुर्लभ और मूल्यवान हैं। आदित्य इस प्रकार की अग्नि आत्मा को खोजना और उसके साथ विलय करना चाहता था। अग्नि आत्माएं गोलियों को परिष्कृत करने में उसकी सहायता कर सकती हैं। बिना किसी अग्नि मार्शल आर्ट के भी अगर उसके पास अग्नि आत्मा की अग्नि सहायता है तो वह बहुत अधिक शुद्धता के साथ एक गोली को परिष्कृत कर सकता है। मुझे अग्नि आत्मा प्राप्त करनी है, चाहे वह लाल अग्नि आत्मा ही क्यों न हो। खैर, जानवर की लपटें भी ठीक हैं। वैसे भी मुझे या तो जानवर की लपटें या प्रकृति की लपटें प्राप्त करनी है। आदित्य ने एक प्रकार की ही लपटें प्राप्त करने का निर्णय लिया। जब सब कुछ हो गया, आदित्य 9 मंजिला पैगोडा से बाहर आता है और फिर एक फ्लैश के साथ वह एक बार फिर से कमरे में अपने बिस्तर पर स्वर्गीय मोती की दुनिया से बाहर दिखाई दिया। इसके बाद वह अपने कमरे से बाहर आता है और खाने के लिए एक रेस्तरां ढूंढता है। वह बैठ गया और उसने जो खाना मंगाया था उसे खाने लगा। वह अभी खाना खा ही रहा था कि तभी एक लड़का और लड़की इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। उन्हें देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। युवा नगर स्वामी, वह रिवरसाइड सिटी के सिटी लॉर्ड तेजस का बेटा था। जब उसने इन लोगों को अभिवादन करते देखा तो उसने सिर हिलाया और वेटर की तलाश की। वेटर, जल्दी करो और हमें खिड़की के पास साफ टेबल पर ले आओ। मेरे यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान है। अपना सबसे अच्छा खाना लाओ। हाँ हाँ युवा नगर स्वामी, लेकिन वेटर कुछ घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन क्या? तेजस ने ऊंची आवाज में पूछा। आप जिस खिड़की वाली टेबल की तलाश में हैं, वह पहले से ही बुक है और एक सर इस समय वहां खाना खा रहे हैं, वेटर ने कहा। कौन है वह? उससे कहो टेबल खाली कर दे, उसने वेटर से कहा। वेटर उस आदमी के पास दौड़ा जो उस समय खाना खा रहा था और बोला, सर, क्या आप अपनी सीट बदल सकते हैं? युवा नगर स्वामी यहां आए हैं और यह टेबल लेना चाहते हैं, वेटर ने क्रमशः कहा। पर ऐसा नहीं होगा। उस आदमी ने अपना सिर उठाया, वेटर की तरफ देखा और कहा और फिर से खाना शुरू कर दिया। वेटर असहाय भाव से तेजस और उसके पास खड़ी लड़की को देख रहा था। तेजस ने भौहें सिकोड़ी और आदित्य की ओर चल पड़े। कचरे, तुम तो उससे टेबल भी खाली नहीं करवा सके, तेजस ने वेटर से कहा, फिर आदित्य की ओर मुड़ा। तुम ये पैसे ले लो और चले जाओ। तेजस ने सिक्कों का एक थैला फेंका और आदित्य से कहा,
आदित्य ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और खाना जारी रखा। यह देखकर वह लड़की हैरान हो जाती है। वह 2 हफ्ते के लिए फॉर्मेशन मास्टर के साथ इस शहर में आई थी ताकि यहां से इंपीरियल सिटी तक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना सके। वह सिटी लॉर्ड मैंशन में रुकी थी। जिस क्षण से वह तेजस से मिली, वह हर जगह उसका पीछा करता रहा और जो लोग उससे मिले वे सभी उसके सामने झुके और उसका अभिवादन किया। कुछ लोग डर के मारे अभिवादन करते थे, कुछ लोग उसकी चापलूसी करने के लिए अभिवादन करते थे और कुछ लोग सम्मान के साथ अभिवादन करते थे। लेकिन एक बात आम थी और वह यह कि सभी ने उसका सम्मान किया। लेकिन उसके सामने खड़ा यह लड़का सीधे तौर पर इस युवा शहर के स्वामी तेजस को नजरअंदाज कर रहा था।